हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से अजीत सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड की औषधि सीरीज का स्टैटिक जीके और पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, देश की संसद एक कानून बनाना चाहती है। दोनों सदनों में वो पास भी हो जाता है, लेकिन देश का राष्ट्रपति बिना ना कहे उस कानून को हमेशा के लिए रोक देता है। अच्छा। हाँ, सिर्फ उसे अपनी जेब में रखकर। क्या ये किसी फिल्म की कहानी लगती है? हाँ, सुनने में तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारे भारतीय संविधान की एक वास्तविक घटना है, जिसे हम आगे समझेंगे। आज का हमारा ये गहन अध्ययन सत्र बहुत ही खास है। जी बिल्कुल। आज का हमारा मिशन भारतीय राज व्यवस्था के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों यानी संघ की कार्यपालिका और हमारे मूल कर्तव्यों का एक मास्टर क्लास विश्लेषण करना है। प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था? इसका सही उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति। और इसका स्रोत क्या कहता है? व्याख्या यह है कि 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भाग IV-A के अनुच्छेद 5(1)A में 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। क्या बात है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। जी पूछिए। हमारे पास मूल अधिकार तो शुरुआत से ही थे, तो फिर इन कर्तव्यों की अचानक क्या आवश्यकता पड़ी? ये एक बहुत ही वैचारिक बात है। अधिकार और कर्तव्य असल में एक ही रथ के दो पहिए हैं। मतलब संतुलन जरूरी है। बिल्कुल। एक स्वस्थ लोकतंत्र तभी काम करता है जब नागरिक सिर्फ अपने अधिकारों की मांग न करें, बल्कि समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को भी समझें। बहुत ही तार्किक बात है। अधिकार बिना जिम्मेदारी के खतरनाक हो सकते हैं। एकदम सही कहा आपने। चलिए, अब देश के सर्वोच्च पद की बात करते हैं। प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हुए प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? इसका सही उत्तर है राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। अच्छा। हाँ, और व्याख्या के अनुसार अनुच्छेद 54 के तहत केवल लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला शब्द निर्वाचित यानी चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मनोनीत सदस्यों को बाहर क्यों रखा गया है? हाँ, इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही स्पष्ट है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं उन्हें खुद राष्ट्रपति द्वारा ही चुना जाता है। ओह, समझ गया। हाँ, तो अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और उसमें वही लोग वोट डालें जिन्हें खुद राष्ट्रपति ने पद पर बिठाया है, तो ये सीधा सीधा पक्षपात हो जाएगा। ये तो बहुत ही बुनियादी बात है, लेकिन अक्सर किताबों में छिप जाती है। जी बिल्कुल। अब आते हैं प्रश्न 3 पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 61। और इसकी व्याख्या? यह प्रक्रिया अमेरिका से प्रेरित है और इसके लिए संसद के किसी भी सदन में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर और 2/3 बहुमत अनिवार्य है। ये 2/3 वाला नियम काफी सख्त लगता है। हाँ, ये जानबूझकर इतना सख्त बनाया गया है। महाभियोग कोई रोजमर्रा की राजनीतिक बहस नहीं है। सही बात है, देश के सर्वोच्च पद की बात है। बिल्कुल। अगर ये प्रक्रिया आसान होती तो सरकारें हर दिन राजनीतिक द्वेष के चलते राष्ट्रपति को हटाने का खेल खेलती। स्थिरता के लिए ये बहुत जरूरी है। अब अगर राष्ट्रपति की बात हुई है तो उपराष्ट्रपति को भी देख लेते हैं। प्रश्न 4 है, उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव केवल कहां पेश किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है राज्यसभा में। और स्रोत में इसके बारे में क्या जानकारी है? व्याख्या बताती है कि अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से प्रेरित है और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति S राधाकृष्णन थे। अब ये प्रस्ताव केवल राज्यसभा से ही क्यों शुरू होता है, लोकसभा से क्यों नहीं? इसका कारण उनके कार्यक्षेत्र में छिपा है। उपराष्ट्रपति का मुख्य काम राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करना होता है। यानी वे राज्यसभा का संचालन करते हैं। जी हाँ, इसलिए ये बिल्कुल न्यायसंगत है कि हटाने की पहल उसी सदन से हो। हर नियम के पीछे एक सीधा सा लॉजिक है। चलिए प्रश्न 5 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? इसका सीधा सा उत्तर है प्रधानमंत्री। व्याख्या क्या है? संघीय मंत्रिपरिषद के प्रधान और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि राष्ट्रपति प्रमुख तो हैं, लेकिन काम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद की सलाह पर होता है।
बिल्कुल। हमारे यहाँ राष्ट्रपति राज्य के नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती हैं। ये लोकतंत्र की असली भावना है। अब इस पहले खंड के आखिरी प्रश्न यानी प्रश्न 6 पर आते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? उत्तर है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। और व्याख्या में क्या बताया गया है? इस संशोधन ने अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार भी बना दिया। शिक्षा का ये मुद्दा इतना अहम है कि इसे अधिकार और कर्तव्य दोनों बना दिया गया। और ये बहुत जरूरी भी था। 2002 तक आते आते ये स्पष्ट हो गया था कि शिक्षा के बिना प्रगति संभव नहीं है। यह एक शानदार प्रगति थी। तो अब हम अपने दूसरे खंड में प्रवेश कर रहे हैं, जहां कार्यपालिका की कार्यप्रणाली और सीमाओं की बात होगी। जी बिल्कुल। प्रश्न 7 है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? सही उत्तर है 6 महीने और 6 हफ्ते। और इसकी व्याख्या? अनुच्छेद 123 के तहत संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर इसका अनुमोदन अनिवार्य है। ये 6 महीने और 6 हफ्ते की अवधि थोड़ी अजीब नहीं लगती? अगर आप इसके गणित को समझें तो ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। अच्छा। हाँ, संविधान के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है और सत्र शुरू होने पर 6 हफ्ते का समय मिलता है। तो कुल मिलाकर 6 महीने और 6 हफ्ते बन जाते हैं। बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 पर। भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर है 35 वर्ष। व्याख्या जान लेते हैं। अनुच्छेद 66 के तहत उसे भारत का नागरिक और राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। 35 वर्ष की ये सीमा परिपक्वता सुनिश्चित करने के लिए है ना? बिल्कुल। देश के शीर्ष पदों से अत्यधिक परिपक्वता की उम्मीद की जाती है। सही कहा। अब आता है वो कॉन्सेप्ट जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। प्रश्न 9 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सही उत्तर है लोकसभा के प्रति। व्याख्या क्या है? अनुच्छेद 75(3) के अनुसार ये व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, जिसे निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व कहा जाता है। अगर मैं इसे एक कहानी की तरह बताऊं तो ये बिल्कुल एक क्रिकेट टीम की तरह है। क्रिकेट टीम की तरह? हाँ, क्रिकेट में अगर कोई नियम टूटता है या टीम हारती है तो पूरी टीम बाहर होती है, केवल एक खिलाड़ी नहीं। यानी एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। टीम गेम। अब कर्तव्यों पर वापस लौटते हैं प्रश्न 10 के साथ। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर है भाग 4A। व्याख्या क्या कहती है? भाग 3 में मूल अधिकार और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है। मुझे लगता है कि ये क्रम भी बहुत सोच समझकर रखा गया है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। अधिकार, फिर सरकार के निर्देश और फिर नागरिकों के कर्तव्य। चलिए अब शपथ ग्रहण समारोह में चलते हैं। प्रश्न 11 है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सही उत्तर है भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी CJI। और व्याख्या? अनुच्छेद 60 के तहत CJI शपथ दिलाते हैं और उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। यहाँ कार्यपालिका और न्यायपालिका का मेल दिखता है। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। शपथ तो हो गई, लेकिन हटाने की प्रक्रिया का क्या? ये आता है प्रश्न 12 में। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पारित होने के बाद किसके द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है? उत्तर है लोकसभा द्वारा। स्रोत की व्याख्या? राज्यसभा में 2/3 विशेष बहुमत के बाद लोकसभा की केवल सहमति की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मुख्य कार्य राज्यसभा से जुड़ा है, तो विशेष बहुमत वहां चाहिए। लोकसभा केवल सहमति देती है। बिल्कुल साफ है। तो इसी के साथ हमारा दूसरा खंड पूरा हुआ। अब तीसरे खंड में हम नियुक्तियों और अधिकारों के क्षेत्र में उतरेंगे। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न 13 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा। और इसकी व्याख्या? अनुच्छेद 75(1) के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक औपचारिकता है। हाँ, नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को ही दिया गया है ताकि प्रक्रिया एक वैध मुहर के साथ शुरू हो। शासन के साथ साथ नागरिकों के विकास की बात भी जरूरी है। प्रश्न 14 इसी बारे में है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना संविधान के किस खंड के अंतर्गत आता है? उत्तर है मूल कर्तव्य। और व्याख्या? ये नागरिकों से वैज्ञानिक सोच विकसित करने की अपेक्षा करता है। सच में, अगर हर कोई ये कर्तव्य निभा ले तो आधी अफवाहें तो वैसे ही खत्म हो जाएं। एकदम सही बात है। ये एक प्रगतिशील राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ राजनीति में एक अलग रंग देखने को मिलता है। प्रश्न 15 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? सही उत्तर है 12 सदस्य। व्याख्या क्या है? ये सदस्य कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य के क्षेत्र से होते हैं और ये अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। मुझे हमेशा अचरज होता था कि खेल और कला के दिग्गज राजनीति के इस सदन में कैसे आ जाते हैं। ये बहुत सुंदर अवधारणा है। हम नहीं चाहते कि देश विशेषज्ञों के ज्ञान से वंचित रह जाए। बेहतरीन। अब चुनाव प्रक्रिया की एक और बारीकी पर आते हैं। प्रश्न 16, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? उत्तर है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों। और स्रोत की व्याख्या? अनुच्छेद 66 के तहत। ध्यान दें कि राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। एक एक नियम कैसे मोतियों की तरह पिरोया गया है। चलिए प्रश्न 17 पर चलते हैं। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कौन करता है? सही उत्तर है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। व्याख्या जान लेते हैं। मंत्री मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। मतलब मोहर राष्ट्रपति की, लेकिन दिमाग प्रधानमंत्री का। बिल्कुल, प्रधानमंत्री सरकार के कप्तान होते हैं। अब कर्तव्यों की बात करते हुए एक बड़ा खुलासा होता है। प्रश्न 18, मूल कर्तव्य केवल किस पर लागू होते हैं? उत्तर है भारत के नागरिकों पर। और इसकी व्याख्या बहुत अहम है। हाँ, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और इन्हें न्यायालय द्वारा सीधे तौर पर लागू नहीं कराया जा सकता। ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। जी, ये नैतिक दिशा निर्देश की तरह है। आप किसी को वैज्ञानिक सोच न रखने पर जेल नहीं भेज सकते। इस पर हम अंत में और बात करेंगे। फिलहाल चौथे खंड में चलते हैं, जहां विशेष शक्तियों की बात होगी। प्रश्न 19 है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 72। व्याख्या क्या कहती है? इसी प्रकार अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास होती है। ये क्षमादान की शक्ति क्यों दी गई है, जब अदालतें पहले ही फैसला सुना चुकी होती हैं? क्योंकि मनुष्य से गलती हो सकती है। ये न्यायपालिका के ऊपर कोई अदालत नहीं है, बल्कि एक अंतिम मानवीय उम्मीद है। दया का एक अंतिम दरवाजा। अब एक व्यवहारिक स्थिति देखते हैं। प्रश्न 20 में, यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु या त्यागपत्र के कारण खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? उत्तर है 6 महीने। और व्याख्या? अनुच्छेद 62 के अनुसार इस 6 माह की अवधि के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है। सिर्फ 6 महीने की ही मियाद क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति काम चलाऊ राष्ट्रपति होते हैं। देश को एक स्थायी प्रमुख की जरूरत होती है। बिल्कुल, शून्यता की कोई जगह नहीं है। अब प्रश्न 21 पर आते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? उत्तर है 15%। व्याख्या बताएं। यह सीमा 51वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा तय की गई थी, जबकि छोटे राज्यों में न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं। इस रोक की क्या जरूरत थी? यह लालच पर लगाम लगाने के लिए थी। समर्थन जुटाने के लिए थोक के भाव मंत्री बना दिए जाते थे। लालच का बहुत अच्छा इलाज। अब प्रश्न 22 देखते हैं। पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करना किस अनुच्छेद के तहत एक मूल कर्तव्य है? सही उत्तर है 51 AG। और स्रोत की व्याख्या? पर्यावरण का संरक्षण अनुच्छेद 48 A में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में भी शामिल है। पर्यावरण आज की सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल, सरकार और नागरिक दोनों का साझा काम है। चलिए अब विवादों का निपटारा करते हैं। प्रश्न 23 है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? हाँ, उत्तर है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। व्याख्या? अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव संबंधी विवादों का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है। जब पद सबसे बड़ा है तो फैसला भी सबसे बड़ी अदालत ही करेगी। एकदम सही। और अब इस खंड का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 24।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है अनुच्छेद 64। और व्याख्या क्या है? पदेन सभापति का विशेष उल्लेख अनुच्छेद 89 में भी है और उपराष्ट्रपति का मुख्य वेतन इसी कार्य के लिए होता है। क्या बात है। अब हम अपने अंतिम और सबसे रोमांचक खंड में आ गए हैं, वीटो पावर और सेना से जुड़े प्रश्न। प्रश्न 25, कौन सा मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? सही उत्तर है मंत्री परिषद का प्रत्येक मंत्री। व्याख्या? अनुच्छेद 75(2) के तहत मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति जबकि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म संतुलन है। अब आते हैं सबसे अहम कर्तव्य पर। प्रश्न 26, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का क्या है? सही उत्तर है मूल कर्तव्य। और व्याख्या? यह संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अंतर्गत सर्वोच्च नागरिक कर्तव्य है। ये तो हम सभी की रग रग में बसा होना चाहिए। और अब वो कहानी जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। पॉकेट वीटो वाली। जी, प्रश्न 27 है, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? सही उत्तर है अनिश्चित काल के लिए। और स्रोत की व्याख्या में क्या कहानी है? 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पर पहली बार इसका ऐतिहासिक प्रयोग किया था। खामोशी की इतनी बड़ी ताकत, कमाल का प्रावधान है। जी बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 28, भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? उत्तर है राष्ट्रपति को। व्याख्या जान लेते हैं। विपरीत स्थिति में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, जिसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। शीर्ष दो पद एक दूसरे को इस्तीफा सौंपते हैं। अब आते हैं प्रश्न 29 पर। कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस एकमात्र अनुच्छेद में किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 352। और इसकी व्याख्या? मूल संविधान में ये शब्द नहीं था। इसे 44वें संशोधन 1978 द्वारा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर आपातकाल लगाने के लिए जोड़ा गया। एक ऐतिहासिक भूल से लिया गया एक ऐतिहासिक सबक। और अंत में हमारा आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 30, भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? उत्तर है राष्ट्रपति। स्रोत की व्याख्या क्या है? अनुच्छेद 53(2) के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। तो इसी के साथ हमारे 30 प्रश्नों का ये मास्टर क्लास पूरा हुआ। लेकिन रुकिए, जानकारियों के इस खजाने को भूलना नहीं है। चलिए इसे एक त्वरित सारांश में पिरोते हैं। बिल्कुल। चलिए पदों की एक त्वरित तुलना करते हैं। दोनों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। सही। शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति को देश के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और त्यागपत्र? दोनों एक दूसरे को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति के लिए केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए सभी सदस्य भाग लेते हैं। और पद से हटाना? राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा से शुरू होता है। ये तुलनात्मक विश्लेषण सच में बेहतरीन था। एक मेंटर के रूप में मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि ये ज्ञान केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। जी बिल्कुल। ये जानना कि देश की शक्तियां कैसे काम करती हैं, हमें एक अधिक जागरूक और सशक्त नागरिक बनाता है। एकदम सही बात है।